बयान करने वाली हूँ जिसका नाम है ऑलवेज होम। एपिसोड की शुरुआत होती है जेन्युइन नाम की एक लड़की से जो कि अपनी मॉम के साथ चाइना की सिसुआन कंट्रीसाइड विलेज से तियान हाई सिटी में रहने के लिए आई थी, क्योंकि उसकी माँ का ट्रांसफर हो गया था जो कि हॉस्पिटल में काम करती थी। वहाँ पर लिन की एक पुरानी फ्रेंड इरफान ने उनके रहने का पूरा इंतजाम कर दिया था। उन्होंने अपने घर के सामने वाला घर उनको रेंट पर दिलवा दिया था और वहाँ पर पहुँचने के बाद इरफान उनका वेलकम करके उनको उनका घर दिखा देती है। जिसके बाद लिन इरफान के साथ हॉस्पिटल जाती है अपने आने की खबर देने के लिए और वो चैन को थोड़ा सा सामान लेकर अपने घर जाने को बोलती है। चैन जब घर की तरफ देखती है तो वहाँ पर उनका ट्रक ड्राइवर उनके घर का सामान पहुँचा रहा था। तभी एक बर्ड चैन के ऊपर खूब करके उड़ जाती है। उसी वक्त जियांग शीची नाम का एक लड़का उसके सामने आ जाता है जो कि उसके सर पर लगे हुए बर्ड पोप के बारे में उसे बताता है। अब चैन वैसे थोड़ी इंट्रोवर्ट लड़की थी, ऊपर से उसके सामने एक लड़की को देखकर वो अभी ज्यादा नर्वस फील कर रही थी। तभी जियांग अपना रुमाल उसे दे देता है और खुद को उसका नेबर बताकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन चैन अब पहली बार अपनी न्यू स्कूल में जाती है। जूनियर स्कूल में उसने कई बार अलग अलग चीजों में प्राइज जीते थे, पर इंट्रोवर्ट होने की वजह से वो कभी भी स्पीच ठीक से नहीं दे पाती थी और उल्टा उसी का मजाक बन जाता था। अब जब वो 16 साल की हो गई है और न्यू स्कूल में आई है तो वहाँ पर अपना मजाक नहीं बनाना चाहती थी, इसीलिए वो एक पेपर पर अपना पूरा इंट्रोडक्शन लिख कर ले आती है जहाँ उसने आज तक जितने भी प्राइज जीते थे उसके बारे में भी लिखा हुआ था। लेकिन टीचर उसका बिना इंट्रोडक्शन लिए ही उसे अपनी सीट पर बैठने को कहते हैं। तब चैन इंट्रोडक्शन वाला पेपर अपने पेंसिल बैग में रख देती है। फिर अपनी सीट पर बैठने के बाद एक लड़की चैन से पूछती है कि वो कहाँ पर आई है, तो वो कंट्री साइड की एक जगह का नाम लेती है जिस जगह का नाम उन स्टूडेंट्स ने कभी भी सुना नहीं था। तब जियांग उन्हें बताते हैं कि सिसियोन की कंट्री की वेस्ट साइड में है। जियांग को अपनी ही क्लास में देखकर चैन को थोड़ा सा अच्छा फील होता है, क्योंकि एटलीस्ट ऐसा कोई पर्सन था जिसे कि वो जानती थी। क्लास में जब जियांग सो रहा था तो चैन उसे चुप चुप कर देख रही थी, जो बात जियांग भी नोटिस कर लेते हैं। फिर जब लंच ब्रेक की बारी आती है तब स्टूडेंट अपना अपना टिफिन निकाल लेते हैं। वो अपने डेस्क में शी से स्कूल की कैफेटेरिया के बारे में पूछती है। तब उससे पता चलता है कि उनके स्कूल में तो कैफेटेरिया ही नहीं है, उसे खुद घर से टिफिन लेकर आना होगा। पर यहाँ पर चैन टिफिन नहीं लाई थी और उसे पता नहीं था कि खाना वो स्कूल के बाहर से कहाँ से खरीदेगी। तब शी खाना खरीदने के लिए उसे बाहर लेकर जाती है, क्योंकि उसके टिफिन में 2 लोगों का खाना नहीं था। वहाँ पर शी चैन को स्टडी में भी काफी इंटेलिजेंट मान रही थी, क्योंकि उसने चैन के इंट्रोडक्शन पेज में उसके प्राइजेस को पढ़ लिया था, जबकि मिडिल स्कूल में वो प्राइजेस उसे स्पोर्ट्स में मिले थे। चैन यहाँ पर उसे बताती भी है कि वो पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी शी अगले दिन वाले मैथ एग्जाम में चैन से कॉपी करती है और रिजल्ट के टाइम में दोनों ही लास्ट आते हैं। जियांग यहाँ पर सेकंड आया था, फिर भी वो इस बात से खुश था कि वो शी से थोड़ा तो आगे था। उसके बाद उन तीनों को क्लास टीचर ऑफिस बुलाते हैं। शी और चैन को तो टीचर से बहुत डांट पड़ती है लास्ट आने के लिए, पर जियांग को टीचर कुछ भी नहीं बोलते, क्योंकि वो स्पोर्ट्स में अच्छा था और उसे स्पोर्ट्स टैलेंट से उसने स्कूल के लिए काफी प्राइज जीते थे। उसी दिन घर जाते टाइम चैन को बहुत डर लग रहा था अपनी मॉम को मैथ का रिजल्ट दिखाने में। ऊपर से टीचर ने उसकी मॉम को भी मिलने के लिए बुलाया था, इसीलिए वो आधे रास्ते में ही अपनी मॉम के सामने रोने का प्रैक्टिस करती है और उसे ऐसा करते हुए जियांग और उसका दोस्त सॉन्ग देखते हैं। लेकिन चैन की नजर उन पर नहीं पड़ती। घर में भी जाकर चैन बाथरूम में ऐसे रोने की प्रैक्टिस करती है। उसकी मॉम उसे देख भी लेती है, पर उसे रिजल्ट को लेकर कुछ भी नहीं बोलती, क्योंकि उन्हें पहले उसके टीचर से रिजल्ट के बारे में पता चल चुका था। उसी इवनिंग मॉम उसे अपनी फ्रेंड इरफान के घर पर लेकर जाती है, जो कि उन्हीं के नेबर थे। वहाँ पर चैन जियांग से मिलती है। तब उसे पता चलता है कि जियांग इरफान का बेटा है। कुछ ही देर में वहाँ पर जियांग के फादर ली शियांग भी आ जाते हैं, जो कि फायर डिपार्टमेंट में काम करते थे। वो लोग चैन की यहाँ पर काफी तारीफ करते हैं। उन लोगों ने चैन को बहुत साल पहले देखा था और अब वो 16 साल की हो चुकी थी, काफी वेल बिहेव भी थी। लिन तो यहाँ पर चाहती थी कि जियांग चैन को स्टडी में हेल्प करे। तब ली शियांग उन्हें छोटी होप नहीं देते और कहते हैं कि उनका बेटा सिर्फ स्पोर्ट्स में अच्छा है, वो स्टडी में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो जियांग उन्हें अपने दोस्त सॉन्ग के बात बताते हैं, जो कि स्कूल का टॉप स्टूडेंट था और उन्हीं के नेबरहुड में रहता था, जो चैन की पढ़ाई में मदद कर सकता था। लिन भी इस बात से खुश थी। वो चैन को जल्दी सॉन्ग से दोस्ती करने के लिए बोलती है। अगले दिन से ही अब चैन और जियांग एक साथ स्कूल जाने वाले थे, इसीलिए अगले दिन चैन टाइम से रेडी होकर घर के बाहर आ जाती है, जहाँ वो सॉन्ग से पहली बार मिलती है। तभी वहाँ पर जियांग आता है, जो दोनों की एक दूसरे से पहचान करवाता है। चैन उन्हें फिर वेजिटेबल ब्रेड देती है, जो कि उसके ग्रैंडफादर ने बनाए थे और उसे वो सीसी उसे लेकर आई थी। जियांग को तो ब्रेड जरा भी पसंद नहीं आता, लेकिन सॉन्ग को काफी पसंद आता है। तीनों फिर हंसते खेलते हुए अब स्कूल जाने लगते हैं। रास्ते में जियांग चैन को ट्यूशन देने के लिए सॉन्ग से रिक्वेस्ट करता है और
और सॉन्ग इस बात के लिए मान भी जाते हैं। यहाँ पर चेन और जियांग बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे। जियांग तो उसे अपने लिटिल ब्रदर बोलता था। दोनों को अब साथ में इतना खुश देखकर सॉन्ग को भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। फिर स्कूल पहुंचने के बाद शी उनसे मिलती है, जो कि उन्हें बिस्किट देती है, जो कि उसके फादर डैनिश से लेकर आए थे। जियांग और चेन तो बिस्किट खा लेते हैं, लेकिन सॉन्ग नहीं खाता। असल में शी और सॉन्ग जूनियर स्कूल में एक साथ थे, लेकिन फिर भी वो दोनों बिल्कुल भी क्लोज नहीं थे। उसके बाद सॉन्ग अपनी क्लास की तरफ चला जाता है। उसका क्लास उनसे अलग था। वहाँ सिर्फ टॉप स्टूडेंट ही स्टडी करते थे और वही टॉप स्टूडेंट इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए वहाँ पर प्रैक्टिस भी करते थे। अब स्कूल खत्म होने के बाद सॉन्ग जियांग को ट्यूशन पर चलने के लिए बुलाता है, लेकिन उसको तो इंटरनेट कैफे में गेम खेलना था, इसलिए वो सॉन्ग से रिक्वेस्ट करता है कि वो चेन को अकेले ही ट्यूशन दे दे। सॉन्ग भी इस बात के लिए मान जाता है और चेन से मिलकर उसे अपने घर पर लेकर आता है, जहाँ पर सॉन्ग स्टडी में उसकी हेल्प करता है। साथ ही सॉन्ग उसे इंग्लिश स्टोरीज की कुछ टिप्स देता है ताकि उसका इंग्लिश इम्प्रूव हो सके। अगले दिन अब स्कूल में चेन नोटिस करती है कि वो गलती से सॉन्ग की मैथ कॉपी लेकर आ गई थी, इसलिए वो उसके इंटरनेशनल क्लासरूम में जाती है वो कॉपी लौटाने के लिए, लेकिन वहाँ पर उसे सॉन्ग नहीं मिल रहा था और वहाँ के स्टूडेंट से सॉन्ग के बारे में पूछने पर वो लोग उसे सही से जवाब नहीं दे रहे थे। इधर सॉन्ग टीचर से रिक्वेस्ट करने के लिए जाता है कि उसे इंटरनेशनल मैथ कंपटीशन में पार्ट नहीं लेना है, पर टीचर इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होते, क्योंकि उनके स्कूल में सॉन्ग ही ऐसा स्टूडेंट था जो कि इस कंपटीशन में पार्ट लेकर स्कूल के लिए ट्रॉफी ला सकता था। वहीं चेन सॉन्ग से मिलकर उसे कॉपी दे देती है। तभी वहाँ की एक टॉप स्टूडेंट सॉन्ग को मैथ कंपटीशन से हट जाने के लिए बोलती है ताकि वो पार्ट ले सके। वैसे भी उसे टीचर से खबर मिल चुकी थी कि सॉन्ग कंपटीशन में पार्ट नहीं लेना चाहता है। जिन सबसे चेन ये तो समझ चुकी थी कि उसे ट्यूशन देने के लिए सॉन्ग कंपटीशन में पार्ट नहीं लेना चाहता था। ऊपर से उसके और सॉन्ग को लेकर स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स बहुत ही बुरी बुरी बातें कर रहे थे, क्योंकि सॉन्ग की नोटबुक चेन के पास थी और दोनों एक साथ स्कूल आया करते थे। चेन तो अपने बारे में ऐसी बातें सुनकर बाथरूम में रो रही थी। तभी वहाँ पर जियांग आता है और उन स्टूडेंट्स को बहुत ही बुरा भला कहता है, क्योंकि वो अब चेन का अच्छा दोस्त था, तो वो उसके बारे में कोई भी बुरी बात नहीं सुन सकता था। चेन जब बाथरूम से निकलती है तो जियांग उसे यहाँ वहाँ की बातें बोलकर कंफर्टेबल फील कराता है, लेकिन घर वापस जाने के टाइम चेन ट्यूशन जाने के लिए सॉन्ग से मना कर देती है ताकि सॉन्ग अपने कंपटीशन पर फोकस कर सके, और लोगों की बातों की वजह से वो सॉन्ग और जियांग से थोड़ा दूर भी लेना चाहती थी। इसीलिए उस रात जब सॉन्ग की मॉम, जिनका नाम हाओ है, उसे डिनर पर बुलाती है तो वहाँ पर जाने से मना कर देती है और बहाना बना देती है कि उसने खाना खा लिया है। हाओ को ये बात बहुत ही अजीब लगती है, क्योंकि चेन की मॉम लिन तो ओवर ड्यूटी कर रही थी, इसीलिए उसने हाओ से रिक्वेस्ट किया था कि वो चेन को डिनर खिला दे, क्योंकि वो उसके लिए खाना नहीं बना पाएगी। उसके बाद चेन पास की फील्ड में जॉगिंग करने के लिए जाती है, जहाँ वो जियांग से मिलती है। वो भी वहाँ पर फुटबॉल प्रैक्टिस करने के लिए आया हुआ था। चेन से थोड़ी देर बात करने के बाद जियांग को पता चलता है कि चेन भूखी है, उसने खाना नहीं खाया, इसीलिए वो उसे अपने साथ एक जगह पर लेकर चला जाता है। उस जगह पर काफी अंधेरा था, इसीलिए चेन को थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था। वो घबराती हुई जियांग के पीछे चल रही थी। तभी उसे वहाँ पर सॉन्ग दिखाई देता है, जो कि उस जगह की लाइट ऑन कर देता है। लाइट ऑन होते ही चेन देखती है कि ये जगह तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। वहाँ पर एक सिटिंग एरिया भी था और ये जगह उनके घर के पीछे मौजूद थी। जियांग चेन को उनके एक पपी डॉग से मिलवाता है, जिसका नाम उन लोगों ने शाओजी रखा था। उसके बाद सॉन्ग चेन के लिए टिफिन निकालता है। दोनों को यह पता था कि चेन भूखी होगी, इसीलिए उसने जियांग को बोलकर चेन को यहाँ पर बुला लिया और घर से वो खाना भी लेकर आ गया था ताकि वो उसे खिला सके। जियांग फिर चेन को वहाँ पर बिना फिक्र के बैठकर खाने के लिए बोलता है। उसके मुताबिक वो जगह उनकी सीक्रेट लोकेशन है, उनके अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता। बस यही बोलने की देरी थी कि उनके सीक्रेट बेस के नीचे मौजूद रोड से सॉन्ग की मॉम हाओ से आवाज लगाती है। उन्हें भी पता था कि उनका बेटा अपने दोस्तों के लिए खाना लेकर वहाँ पर आया है, इसीलिए वो घर से और खाना उनके लिए पहुँचाने के लिए आई थी। तभी चेन को याद आता है कि कल वो भी उस रोड में खड़े होकर रोने की प्रैक्टिस कर रही थी, और तब जाकर उसे पता चलता है कि उस दिन दोनों लड़के उसे देखकर हंस रहे थे। ये बात जानकर वो थोड़ी एम्बैरेस फील कर रही थी। तभी जियांग और सॉन्ग फिर से उसे ट्यूशन लेने के लिए बोलते हैं। साथ ही दोनों उसे एडवाइस देते हैं कि वो कॉलोनी के किसी भी घर से आए इनविटेशन को मना ना करे, नहीं तो उनके पेरेंट्स को भी बहुत ही बुरा लगेगा। इस कॉलोनी के बच्चे कभी भूखे नहीं रहते। किसी के पेरेंट्स की अगर ओवर ड्यूटी हो तो बाकी पेरेंट्स दूसरे के बच्चों का ख्याल रखते हैं। ये जानकर चेन को भी समझ में आता है कि सिर्फ कुछ सेल्फिश लोगों की बातें सुनकर उसे अपने इतने अच्छे दोस्तों को नहीं खोना चाहिए। अगर उसे ऐसे बाहर के लोगों की बातों से फर्क पड़ने लगा तो वो कभी भी
लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएगी। ऊपर से चैन को जियांग से लीटियान के बारे में पता चलता है, जो रहता तो वहीं पर था। पहले उनका बहुत ही अच्छा दोस्त हुआ करता था, लेकिन वो उनसे नहीं मिलता है। पर जियांग खुश था कि अब उनके सीक्रेट बेस को उनके पहले की तरह ट्रायो ग्रुप मिल चुका था। इसके बाद चैन भी पहले की तरह जियांग और सॉन्ग के साथ दोस्ती रखने लगती है। यहाँ पर कॉलोनी के बाकी लोगों का तो पता नहीं, लेकिन उन तीनों की मदर्स उन तीनों के लिए टिफिन भेजा करती थी। जिस दिन सॉन्ग की मॉम टिफिन भेजती थी तो तीनों खाने को बहुत ज्यादा एंजॉय करते थे, लेकिन चैन और जियांग की मदर को इतना अच्छा खाना बनाना नहीं आता था। फिर भी वो लोग उस खाने को किस तरीके से खा ही लेते थे। लेकिन उनके लिए उनका फेवरेट खाना तो सॉन्ग की मॉम हाउ ही बनाकर भेजती थी। इधर स्कूल में चैन को लेकर गलत बातें चल रही थी, क्योंकि वो 2 लड़कों के साथ आती थी, उनके साथ ही टाइम स्पेंड करती थी। शी भी जब चैन से इस बारे में पूछती है तो चैन उसे समझाती है कि उसका दोनों लड़कों के साथ कुछ अफेयर नहीं चल रहा है, दोनों उसके अच्छे दोस्त हैं और वो लोग एक साथ एक ही कॉलोनी में रहते हैं, इसीलिए साथ में स्कूल आ जाते हैं। तभी उन्हें उनके लास्ट मैथ एग्जाम का रिजल्ट मिलता है और इस बार चैन के मार्क्स थोड़े अच्छे आए थे, क्योंकि वो सॉन्ग से ट्यूशन ले रही थी। उसके मार्क्स अच्छा आता हुआ देखकर शी भी उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो भी उसे सॉन्ग के पास ट्यूशन में लगवा दे, जिस बात पर चैन भी राजी हो जाती है। उसी दिन स्कूल के बाद जियांग और चैन सॉन्ग के घर पर लंच कर रहे थे, जहाँ हाओ जियांग को डांट रही होती है क्योंकि वो जरा भी पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा रहा था और ना ही सॉन्ग के पास ट्यूशन पढ़ने के लिए आता था। अब हाओ के जाने के बाद जियांग को पता चलता है कि शी आज सॉन्ग के पास ट्यूशन पढ़ने के लिए आने वाली है। ये सुनकर जियांग भी वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए रुक जाता है। असल में पढ़ाई तो एक बहाना था, वो तो शी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था क्योंकि वो उसे पसंद करता था और यहाँ पर शी के बिहेवियर से लग रहा था कि वो सॉन्ग को पसंद करती है और अभी से इनके रिलेशन में क्रॉस कनेक्शन जैसा मामला सामने आ रहा था। अब ट्यूशन खत्म होने के बाद चैन शी को उनके कॉलोनी के बाहर तक छोड़ने के लिए जाती है, जहाँ पर एक महंगी कार उसे लेने के लिए आई थी। चैन को पता चलता है कि शी स्कूल के सभी बच्चों से सबसे ज्यादा अमीर है, लेकिन वो बाकी लोगों के साथ फिट होने के लिए अपने रिच होने की बात छुपा कर रखती थी। अपनी कार को भी वो स्कूल से थोड़ी दूर पर ही रोककर पैदल ही स्कूल आया करती थी। अगले दिन अब जब वो शी के साथ स्ट्रीट फूड खाने के लिए जाती है तो उसके रिच होने के बारे में पूछती है, लेकिन चैन उसे प्रॉमिस करती है कि वो ये बात किसी को भी नहीं बताएगी। तब शी उसके सामने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करती है कि उसे बहुत मन करता है अपने दोस्तों के साथ घर से स्कूल तक पैदल आने का, एक दूसरे के घर में टाइम स्पेंड करने का, लेकिन रिच होने के कारण उसे ना ही चैन जैसी लाइफ मिल सकती है और ना ही पेरेंट्स का टाइम। कभी कभी वो बहुत ही अकेला फील करती है, लेकिन चैन के मुताबिक पहले वो भी अकेला फील करती थी। उसके दोनों पेरेंट्स ही जॉब के लिए बिजी रहते हैं, पर अब जब से वो इस न्यू कॉलोनी में आई है उसके पास जियांग और सॉन्ग जैसे तो बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, जिनकी वजह से उसे कभी भी अकेला फील नहीं होता। अब घर जाने से पहले शी चैन को एक बहुत ही इम्प्रेसिव शैम्पू बॉटल देती है, क्योंकि चैन को उसके हेयर की स्मेल बहुत ही पसंद थी और बेस्ट फ्रेंड के बीच तो गिफ्ट एक्सचेंज होता ही रहता है। फिर घर आते टाइम चैन को रास्ते में जियांग नजर आता है, जो कि ट्रेडिशनल मेडिसिन क्लिनिक में आया हुआ था। ये बात चैन को थोड़ा सा अजीब लगती है, क्योंकि वो तो इस टाइम अपने फुटबॉल प्रैक्टिस में होता था। घर पहुंचने के बाद चैन को अपनी मॉम लेन से पता चलता है कि लीटियान की माँ ने उन्हें पार्टी में इनविटेशन दिया है, क्योंकि इस बार उसने स्कूल में टॉप किया था। यहाँ पर चैन पार्टी में नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसके मार्क्स इतने अच्छे नहीं थे। उसी की वजह से उसकी मॉम को भी एम्बैरेस फील हो सकता था, पर लेन को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और इस बार तो चैन के रिजल्ट्स पहले से अच्छे थे। अगली बार ज्यादा अच्छे हुए तो वो चैन के लिए भी पार्टी रखेंगी। उसके बाद दोनों ही लीटियान के घर पार्टी पर जाते हैं, जहाँ पर जियांग और सॉन्ग की मॉम भी मौजूद थी। यहाँ लीटियान की मॉम का काफी एरोगेंट बिहेवियर था। वो बातों ही बातों में दूसरे के बच्चों को और उनके हस्बैंड को नीचा दिखा रही थी और लीटियान अपने हस्बैंड की तारीफ किए जा रही थी, क्योंकि उसका हस्बैंड उस कॉलोनी का हेड डॉक्टर था और बाकी सभी उसी हॉस्पिटल में छोटे छोटे जॉब करते थे। असल में वो पूरी कॉलोनी हॉस्पिटल की स्टाफ की ही थी। तो वहीं लीटियान की अगर बात करें, वो चाइल्डहुड से जियांग और सॉन्ग के दोस्त था। पहले तो वो उनके साथ ही सीक्रेट बेस पर टाइम स्पेंड किया करता था, लेकिन जब से वो लोग बड़े हुए तो स्टडी में कंपटीशन भी बढ़ गया और लीटियान की मॉम ने उसके दोस्तों से मिलना उसका बंद करवा दिया। उसे सिर्फ हर टाइम पढ़ाई करना रहता था। फिर भी अगर कभी उसके स्कोर सॉन्ग से कम आते थे तो उसकी मॉम उस पर बहुत ही गुस्सा करती थी। ये बात कॉलोनी के बाकी लोगों को भी पता थी। लेना और इरफान के लिए तो लीटियान की मॉम एक अच्छा गॉसिप थी। अब ऐसे लीटियान स्टडीज में अच्छा तो हो गया था, उसने काफी सारे प्राइज भी जीते थे, लेकिन अब उसके पास कोई
कोई भी दोस्त नहीं था, इसीलिए वो काफी अकेला फील करता था। जब चैन उससे बात करने के लिए जाती है तो वो चैन से भी अच्छे से बात नहीं करता और उसे दोस्ती पर नहीं बल्कि पढ़ाई पर फोकस करने की एडवाइस देता है। उसके मुताबिक उनके सभी पेरेंट्स ने उन सबके हायर स्टडीज के लिए प्लान करके रखा है। कॉलोनी का हर बच्चा फॉरेन कंट्री जाएगा हायर स्टडीज के लिए, तो उनकी स्कूल की दोस्ती फ्यूचर में कोई भी काम नहीं आएगी। तभी वहाँ पर सॉन्ग आता है जो कि चैन को ट्यूशन के लिए अपने घर पर लेकर जाता है। उनकी दोस्ती देखकर ल्यूटियन को काफी बुरा लगता है क्योंकि उसके पास तो बात करने के लिए कोई भी नहीं था। वहीं आज ट्यूशन में शिव ने बताती है कि वो अब से सॉन्ग के पास ट्यूशन नहीं आ पाएगी क्योंकि उसकी मॉम ने उसके लिए एक्सपेंसिव ट्यूटर ढूंढा है। उसके पेरेंट्स को बस पैसा खर्चा करना आता है और उनको लगता है कि ऐसे शी सबसे परफेक्ट बन जाएगा, लेकिन उसे तो राइटर बनना है। पर ये प्रोफेशन उसके पेरेंट्स कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर चैन कंफ्यूज थी क्या कि सभी के पेरेंट्स अपने बच्चों को अब्रॉड क्यों भेजना चाहते हैं। इतनी परफेक्टली प्लान लाइफ से वो लोग तो एक पप्पी की तरह बन जाएंगे, पर उनके पेरेंट्स ने भले ही प्लान कर रखा हो, वो लोग तो अब भी कंफ्यूज थे कि उन्हें लाइफ में क्या करना चाहिए। वो लोग किस पैशन को फॉलो करके लाइफ में खुश रहेंगे। और सबसे ज्यादा कंफ्यूज थी चैन। उसे ना ही ये पता था कि उसे लाइफ में क्या बनना है और उसके पेरेंट्स ने उसके फ्यूचर के लिए क्या प्लानिंग की है। उसी रात जब उसके फादर बहुत दिनों के बिजनेस ट्रिप के बाद घर पर आते हैं तो चैन उन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश थी और रात को वो अपने पेरेंट्स से पूछ भी लेती है कि उन्होंने उसके फ्यूचर के लिए क्या प्लानिंग की है, कि वो लोग उसे किस प्रोफेशन में और किस यूनिवर्सिटी में भेजना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर उसके पेरेंट्स बाकी बच्चों के पेरेंट्स से बहुत ही अलग थे। उन्होंने उसे खुला आसमान दिया था उड़ने के लिए। वो लोग उसे खुद डिसाइड करने देते हैं कि वो लाइफ में क्या करना चाहती है, लेकिन उसे ज्यादा प्रेशर लेने से भी मना करते हैं। उनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही था कि चैन अपनी लाइफ में खुश रहे। अगले दिन अब सॉन्ग स्कूल में अपने टीचर से क्लासरूम चेंज करने की बात करता है। उसने मैथ कंपटीशन में पार्ट भी नहीं लिया था क्योंकि उसे नॉर्मल स्टूडेंट की तरह लाइफ जीनी थी, उनके साथ बैठकर स्टडी करनी थी। टॉप स्टूडेंट वाली क्लासरूम में वो बहुत ही अकेला फील करता था और उसे अपने दोस्तों के साथ एक ऑर्डिनरी लाइफ चाहिए। इधर जियांग और सॉन्ग दोनों ही फुटबॉल ग्राउंड में बात कर रहे थे। जहाँ दोनों की बात इससे हमें पता चलता है कि सॉन्ग वो लाइफ नहीं चाहता जो कि उसके पेरेंट्स ने उसके लिए प्लान की थी। वो तो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं उन लोगों की तरह, इसीलिए वो इंटरनेशनल क्लास में खुश नहीं है। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रजापति काजल दीपक भाई है। मैंने इस साल नीट 2025 की एग्जाम दी और मैं खुश नहीं है और उसे लगता है कि चैन बिल्कुल सही बोल रही है कि ऐसे प्लान लाइफ से वो लोग एक पप्पी की तरह बन जाएंगे। फ्यूचर में ऐसे रोबोटिक लाइफ तो वो नहीं जीना चाहता है। यहाँ पर जियांग सॉन्ग को चैन का नाम लेकर चिढ़ाने लगता है क्योंकि वो चैन की बातों को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले रहा था। कहीं वो उसे पसंद तो नहीं कर रहा, पर सॉन्ग इन बातों को इग्नोर कर देता है। तभी वहाँ पर जियांग के फादर ल्यूशियांग आते हैं जो कि उसे प्रैक्टिस करता हुआ देखने के लिए आए थे। साथ ही वो जियांग को स्टडी पर ज्यादा फोकस करने की एडवाइस देते हैं क्योंकि उन्होंने भी बहुत साल तक फुटबॉल प्रैक्टिस किया था। वो भी एक कंट्री लेवल के फुटबॉल प्लेयर बनना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि सिर्फ टैलेंट से नहीं बल्कि लक होना भी जरूरी है। अगर किसी कारण से जियांग फुटबॉल में अपना करियर नहीं बना पाया तो उसके पास एक बैकअप प्लान तो होना चाहिए ना। पर जियांग को अपने आप पर पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो एक प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर बनकर ही रहेगा। इसके बाद दोनों बाप बेटे फुटबॉल की प्रैक्टिस करने लगते हैं। अगले दिन फिर सॉन्ग के क्लास टीचर उसके पेरेंट्स को बता देते हैं कि वो टॉप स्टूडेंट का इंटरनेशनल क्लास छोड़ना चाहते हैं और नॉर्मल क्लासरूम ज्वाइन करना चाहते हैं। इस बात से ना ही सॉन्ग के टीचर खुश थे और ना ही उसके पेरेंट्स। कराने के बाद तो सॉन्ग की मॉम उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है क्योंकि उन्होंने उसके लाइफ में बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया था सिर्फ इसीलिए कि वो उनका सपना पूरा करेगा। जो कुछ भी वो नहीं कर पाई वो सॉन्ग उनके लिए करेगा, लेकिन इधर तो वो खुद ही उनके बनाए हुए फ्यूचर प्लान से पीछे हट रहा था। ऊपर से सॉन्ग ने उन्हें ये बात बताना भी जरूरी नहीं समझा, पर सॉन्ग के मुताबिक उसे वो फ्यूचर नहीं चाहिए जो कि उन लोगों ने उसके लिए प्लान किया था। वो बड़ा हो चुका है, उसे पता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है और वो बाकी लोगों की तरह एक नॉर्मल स्टूडेंट की लाइफ जीना चाहता है। अच्छा रिजल्ट तो वो नॉर्मल क्लास में भी पढ़कर लेकर आ सकता है। लोकल यूनिवर्सिटी में भी रहकर वो उनको प्राउड फील करवा सकता है। चाइल्डहुड से ही उनकी बातों को फॉलो करके वो तो अपने सपने को ही पूरा भूल गया है, पर वो ऐसे दूसरों के प्लान पर फ्यूचर में नहीं जीना चाहता है। सॉन्ग की ऐसी बातें सुनकर हाउ इतनी ज्यादा गुस्सा होती है कि वो उसे इंग्लिश बुक्स को घर से बाहर फेंक देती है। उनको ऐसा फील हो रहा था कि जैसे उनका अपना सपना टूटा हो। सॉन्ग के फादर मिस्टर कॉन्ग हाउ को शांत कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी बात भी नहीं सुनती और रूम में खुद को लॉक कर लेती है। अब इन सब कुछ हंगामा होने के बाद
सॉन्ग जियांग और चेंग से बात करने के लिए उनकी सीक्रेट बेस में जाते हैं, जहां वो उनको यही सारी बातें बताते हैं। यहाँ पर इन सब के लिए चेंग खुद को ब्लेम कर रही थी। उसे लग रहा था कि उसकी बातें सुनकर ही सॉन्ग ने ये कदम उठाया है, लेकिन सॉन्ग के मुताबिक ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसने बहुत पहले से ही सोच रखा था कि उसे अपना फ्यूचर अपने प्लान पर ही बनाना है। साथ ही वो चेन को भी अपने फ्यूचर प्लान खुद बनाने की एडवाइस देता है, पर वो अब भी कंफ्यूज थी। उसे तो ये भी आइडिया नहीं था कि उसे आर्ट्स लेनी चाहिए या फिर साइंस। वहीं जियांग के पास तो सॉन्ग के लिए एक और आइडिया था। उसे पता था कि हाउ को इन सब के लिए उसे कैसे राजी करना है, इसीलिए उसी दिन वो हॉस्पिटल जाकर सॉन्ग के फादर मिस्टर कॉन्ग से मिलता है। वो बहाने से अपने एक दूसरे दोस्त की बात बोलकर उन्हें रियलाइज करवाने की कोशिश कर रहा था कि पेरेंट्स को उनके बच्चों के ड्रीम्स को सपोर्ट करना चाहिए। अपने सपने पूरा करने के लिए बच्चों को फोर्स नहीं करना चाहिए, नहीं तो बच्चे अंदर से डिप्रेस हो जाएंगे। वैसे मिस्टर कॉन्ग समझ तो चुके थे कि जियांग बहाने से सॉन्ग की बात कर रहे हैं और उसके डिसीजन को सपोर्ट करने के लिए उन्हें मना रहे हैं। फिर भी वो जियांग की ओल्ड लेग इंजरी के बारे में पूछते हैं। उन्हें पता है कि जियांग को अभी अपने लेग्स में पेन होता है और वो चुप चुप कर ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन लेते हैं। वहाँ का डॉक्टर उनका क्लासमेट था। उन्होंने जियांग की प्रॉब्लम के बारे में उन्हें बताया था, इसीलिए वो जियांग को अपने पैर का एक्सरे करवाने के लिए भेज देते हैं। अब जियांग को इस बात की फिक्र हो रही थी कि कहीं उसकी मॉम को इस बारे में पता न चल जाए, नहीं तो उसका फुटबॉल खेलना बंद हो जाएगा। कहा वो तो सॉन्ग की हेल्प करने के लिए आया था, लेकिन अब तो खुद ही फंस चुका था। दूसरी तरफ चेन सॉन्ग के लिए उन्हें बुक्स को लेकर आई थी जो कि उसकी मॉम ने फेंक दी थी। उसी टाइम पर सॉन्ग लंच कर रहा था, इसलिए वो चेन को भी लंच करने के लिए घर के अंदर इनवाइट करता है और खाना खाते टाइम चेन सॉन्ग को समझाती है कि उसे एक बार अपने डिसीजन को लेकर अपनी मॉम से बात करनी चाहिए। उन्होंने उसके लिए बहुत कुछ किया है और वो उसकी खुशी के लिए उसकी बात जरूर समझेंगे। यहाँ पर सॉन्ग ने पहले से सोच रखा था कि वो अपनी मॉम से अकेले में बात करेगा, लेकिन वो अपनी मॉम का गुस्सा कम होने का वेट कर रहा था। तभी सॉन्ग को जियांग की मॉम इरफान का कॉल आता है। सॉन्ग उनसे झूठ बोलता है कि जियांग तो एक्स्ट्रा क्लास में है, जबकि वो फुटबॉल प्रैक्टिस कर रहा था। यहाँ पर शैन को समझ नहीं आ रहा था कि जियांग की मॉम उसके प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर होने के खिलाफ क्यों है। तब सॉन्ग उसे बताते हैं कि कुछ साल पहले जियांग को लेग इंजरी हुई थी और शायद अब उसे उसी में पेन होता है। अगर वो प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर बना तो उसे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और इरफान ये नहीं चाहती कि उसका बेटा किसी भी तकलीफ से गुजरे, इसीलिए वो उसके फुटबॉल खेलने के खिलाफ है। पर जियांग इस मामले में किसी की बात नहीं सुनता। वो उन लोगों से बहुत ही आगे है। उसे पता है कि उसका सपना क्या है। वो यहाँ तक कहते हैं कि जिस चीज से प्यार करो सिर्फ उसी का हक है तुम्हें तकलीफ देने का, इसलिए वो अपने पेन को भी एंजॉय करता है। ये सब सुनकर चेंग को बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रहा था, क्योंकि सिर्फ उसी के पास कोई भी फ्यूचर प्लान नहीं था। तब सॉन्ग उसे एक टैलेंट को ज्वाइन करने के लिए बोलता है ताकि वो अपने टैलेंट को जान पाए। इधर हॉस्पिटल कैंटीन में हाउ येफान और लिन के हस्बैंड हुआन को सॉन्ग के बारे में बता रही थी। एक टाइम पर उसने सॉन्ग के लिए अपनी जॉब तक छोड़ दी थी ताकि वो उसे अच्छी लाइफ दे पाए, उसे अच्छे से पढ़ा सके। उसने सॉन्ग के लिए अपनी पूरी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी थी और अब सॉन्ग है कि वो उनके सपनों को ऐसे तोड़ रहा है। लोगों को इंटरनेशनल क्लास में सीट नहीं मिलता, लेकिन उसे इतनी मेहनत करने के बाद जब वो सीट मिली है तो वो उसे अब छोड़ना चाहता है। उसके फादर तो हमेशा से ही अपने काम में बिजी थे, उन्होंने कभी भी सॉन्ग पर ध्यान ही नहीं दिया, तो उन्हें कैसे पता होगा कि आज वो कैसा फील कर रही है। तभी वहाँ पर लीटियान की माँ आती है जो कि इनडायरेक्टली हाउ की इंसल्ट कर रही थी। वो सोचती है कि सॉन्ग इंटरनेशनल क्लास की पढ़ाई हैंडल नहीं कर पा रहा होगा, इसलिए वो क्लास छोड़ना चाहता है। तब हाउ उल्टा उन्हीं की इंसल्ट करके बोलती है कि लीटियान तो इंटरनेशनल क्लास के एग्जाम में फेल हो गया था, उसे तो सीट तक नहीं मिली वहाँ पर। उसकी बेटी सॉन्ग को कम से कम सीट तो मिली थी और अभी वो रेगुलर क्लास में लीटियान से ज्यादा स्कोर ही करेगा। वो उसकी तरह अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए ऐसे टॉर्चर नहीं करती है और वो अपने बेटे के हर डिसीजन में उसे सपोर्ट करेगी। ये सब सुनने के बाद लीटियान की माँ वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद इरफान और लिन हाउ को सॉन्ग से बात करने के लिए बोलते हैं। उनके मुताबिक सॉन्ग समझदार है, उसने अपने फ्यूचर के बारे में कुछ अच्छा ही सोचा होगा। उसी रात अब हाउ घर पर आने के बाद दोनों बाप बेटे पर गुस्सा तो करती है, पर उन्हें भी समझ में आ चुका था कि अब हाउ सॉन्ग के डिसीजन को समझ चुकी है और वो आगे भी उसे सपोर्ट करेगी। इसलिए मिस्टर कॉन्ग सॉन्ग को अगले ही दिन रेगुलर क्लास के लिए फॉर्म सबमिट करने के लिए बोलते हैं। इसके लिए उन्होंने
पहले ही हाउ को हासिल करवा लिया था और अपने पेरेंट का सपोर्ट पाकर सॉन्ग बहुत ज्यादा खुश था। दूसरी तरफ चेन को जियांग से खबर मिल चुकी थी कि सॉन्ग के पेरेंट्स उसके डिसीजन को फुल सपोर्ट कर रहे हैं। ये बात जानकर चेन बहुत ज्यादा खुश थी। फिर वो अपने लिए अलग अलग टैलेंट कोर्स को सिलेक्ट करने लगती है। यहाँ पर वो जियांग की बातों को याद करके स्माइल कर रही थी और जियांग की एम्बिशंस को देखकर उसे काफी इम्प्रेस भी थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अब चेन को पसंद करने लगी हो। अगले दिन अब सॉन्ग ने रेगुलर क्लास में ट्रांसफर ले लिया था। इस बात से जियांग और चेन तो खुश थे ही, लेकिन सबसे ज्यादा खुश शी थी क्योंकि वो हर टाइम सॉन्ग को क्लासरूम में देख पाएगी। उसी रात वो सॉन्ग को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजती है। उसके बाद चेन हम ऑडियंस के लिए कुछ बातें बोलती है कि ह्यूमंस की लाइफ में काउंटलेस चीजों के लिए फर्स्ट टाइम होता है। पहली बार जब किसी को देखकर दिल धड़कता हो, पहली बार जब हम खुद में कोई चेंज लाना चाहते हो, पहली बार जब हम अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाते हैं और पहली बार जब पेरेंट्स अपने बच्चे के दिल को समझते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को भी पता होता है कि वो लोग अपने बच्चे की लाइफ का फर्स्ट स्टेप लेने से रोक नहीं सकते और पेरेंट्स की ऐसे सपोर्ट की वजह से बच्चे लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। फिर सॉन्ग इस ईयर में पहली बार रेगुलर क्लास ज्वाइन करते हैं, जिससे क्लास के बहुत से स्टूडेंट्स खुश थे। वो और जियांग, चेन और शी पीछे वाली सीट पर बैठे होते हैं, जिससे कि शी भी काफी खुश थी। फिर क्लास की मॉनिटर जियांग को उनकी क्लास की तरफ से अच्छा प्लेयर ढूंढने के लिए बोलती है, क्योंकि जियांग उनकी क्लास का स्पोर्ट्स रिप्रेजेंटेटिव था और स्कूल का स्पोर्ट्स से भी आ रहा था, जहाँ पर उनकी क्लास को अच्छा परफॉर्म करना था। तभी उनकी क्लास को अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे और ट्रॉफी भी उनकी क्लास को ही मिलेगी। इसीलिए जियांग अपने काम पर लग जाता है। अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को वो स्पोर्ट्स डे में पार्टिसिपेट करने के लिए मना रहा था, लेकिन अभी 1500 मीटर रेस वाला सेक्शन खाली था, उसमें कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था और उस रेस में जीतने पर उन्हें 10 पॉइंट्स मिलेंगे। इसीलिए वो इस रेस के लिए चेन को बार बार कन्विंस कर रहा था ताकि वो रेस में पार्टिसिपेट करे, लेकिन वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती थी। उसी दिन जियांग को अपने फादर ली शैंग से पता चलता है कि सॉन्ग के फादर मिस्टर कॉन्ग उसकी लेग एक्सरे रिपोर्ट लेकर उनके घर आए थे और कॉन्ग के मुताबिक जियांग का लेग अभी बुरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है, पर जियांग तो फुटबॉल के चक्कर में अपने फादर को झूठ बोल रहा था कि वो बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ भी पेन नहीं हो रहा है। अगर पेन हुआ या फिर इंजरी हुई तो वो फुटबॉल छोड़ देगा। इधर चेन के घर में भी जियांग की मम्मी फान लिन और हाउ से जियांग की लेग इंजरी के बारे में बात कर रही थी। ये सब सुनकर चेन को जियांग के लिए काफी फिक्र होने लगती है। उसी टाइम हम देखते हैं कि चेन के जाते ही वो लोग चेन की हेल्थ को लेकर भी बात कर रहे थे, पर चेन की हेल्थ में क्या प्रॉब्लम थी ये हमें आगे पता चलेगा। बात जियांग से होती है, जो बोलता है कि वो भी अपने फादर की तरह एक फुटबॉल लवर है, लेकिन वो उसके फादर की तरह इंजरी की वजह से कभी भी गिव अप नहीं करेगा। वो प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर बनकर रहेगा। पर जब उसको इंजरी हुई थी तब से उसकी मॉम इरफान उसके फुटबॉल खेलने के खिलाफ थी, लेकिन तब उसके फादर का कहना था कि जिस चीज के लिए जियांग ने चाइल्डहुड से इतनी मेहनत की है, सिर्फ एक छोटी सी इंजरी के लिए उसे वो छोड़ना नहीं चाहिए। उसकी मॉम फुटबॉल के लिए मान तो गई थी, लेकिन उन्होंने जियांग से एक प्रॉमिस भी लिया था कि जब भी उसे फिर से इंजरी होगी तो फुटबॉल खेलना लाइफ टाइम के लिए छोड़ देगा और ओवर प्रैक्टिस नहीं करेगा। उसके बाद से जियांग के फादर हमेशा उसके साथ प्रैक्टिस में रहते थे, लेकिन ओवर प्रैक्टिस के बाद दोनों बाप बेटे ने इरफान से छुपा कर रखी थी। आज भी दोनों इरफान की ड्यूटी से घर आने से पहले ही प्रैक्टिस करके घर पर आ जाते हैं और इरफान के सामने ऐसा दिखाते हैं कि दोनों तो घर में ही थे, टीवी देख रहे थे। घर आने के बाद इरफान जियांग को स्कूल के स्पोर्ट्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से मना कर देती है, पर जियांग ऐसा नहीं कर सकता था। वो खुद ही क्लास का स्पोर्ट्स रिप्रेजेंटेटिव है, तो फिर वो भला कैसे स्पोर्ट्स में पार्ट ना ले। पर इरफान इस बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहती थी। उसके मुताबिक क्लास के बाकी स्टूडेंट्स भी तो है ना, वो पार्ट ले लेंगे। उसे इस इंजरी के साथ अभी स्पोर्ट्स करने की जरूरत नहीं है और उसे स्टडी पर भी थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। बिना पढ़ाई के सिर्फ स्पोर्ट्स से वो आगे नहीं बढ़ सकता। इन्हीं बातों को लेकर दोनों की बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट हो जाती है, लेकिन उनकी ये बातें चेन सुन लेती है। उसे बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा था कि इंजरी के बाद भी जियांग अकेले क्लास के लिए खेल रहा है और क्लास को जिताने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। इसीलिए वो उसे टाइम पर अपनी रूम से जियांग को आवाज देती है और उसे प्रॉमिस करती है कि वो 1500 मीटर रेस में पार्टिसिपेट करेगी, जो सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है। अगले दिन वो खुद ब्रेड बनाकर चेन को खाने के लिए देता है और अब से हर रोज स्कूल के बाद चेन की ट्रेनिंग होने वाली थी, लेकिन वो जियांग से प्रॉमिस लेती है कि वो उसकी मॉम को स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के बारे में नहीं बताएगा। अब जियांग प्रॉमिस तो कर देता है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चेन की मॉम उसकी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के खिलाफ क्यों है और ना ही चेन उसे कुछ खुलकर बताती है। पर अब उसी दिन से जियांग रेसिंग के लिए चेन को ट्रेनिंग देने लगता है, तो वहीं शी 800 मीटर रेस में पार्टिसिपेट कर रही थी, इसीलिए वो ट्रेनिंग के लिए सॉन्ग से मदद मांगती है। वह सॉन्ग उसे जियांग से ट्रेनिंग देने के लिए बोलता है। वैसे भी वो स्पोर्ट्स डे में अनाउंसर का काम करने वाला है, इसलिए वो खुद भी किसी स्पोर्ट्स में पार्ट नहीं लेगा। कुछ दिनों बाद अब स्पोर्ट्स डे
से आता है, जहाँ पर चैन अपने रेस के लिए बहुत ज्यादा नर्वस थी। कुछ देर बाद जियांग रेस में पार्टिसिपेट करता है, जहाँ उनकी क्लास के सभी बच्चे उसके लिए चेयर अप कर रहे थे और उस रेस में वो फर्स्ट आता है। फिर बारी आती है चैन की, जो कि 1500 मीटर रेस में पार्टिसिपेट कर रही थी। उसके लिए पूरी क्लास तो चेयर अप करती है, लेकिन स्पेशली सॉन्ग माइक पर चैन के लिए चेयर अप करता है, जिससे उसे काफी अच्छा फील होता है। उसके बाद चैन की रेस शुरू होती है, जिसमें वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही थी। बीच में उसकी हेल्थ थोड़ी खराब हो रही थी, लेकिन वो खुद को संभाल कर रेस कंप्लीट करती है और उसे थर्ड पोजीशन मिलती है। पर रेस कंप्लीट होते ही चैन बेहोश हो जाती है। ये देखकर सॉन्ग तुरंत उसके पास आता है और उसे उठाकर स्कूल के क्लिनिक में लेकर जाता है। कुछ ही देर में चैन होश में आ जाती है और स्कूल की डॉक्टर से सॉन्ग को पता चलता है कि लो ब्लड प्रेशर की वजह से वो बेहोश हो गई थी। तभी वहाँ पर शी आती है, जो सॉन्ग को बताती है कि चैन ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। ये सुनकर सॉन्ग उसके लिए खाना लेने के लिए बाहर जाता है। फिर शी जब चैन के पास आती है तो उसे चैन उसके पीरियड्स होने के बारे में बताती है और वो सैनिटरी पैड लाना भूल गई थी, इसलिए शी अब उसके लिए सैनिटरी पैड लेने के लिए बाहर जाती है। लेकिन दुकान में सॉन्ग शी को देख लेता है, जो कि उसके सामान के लिए भी पे करना चाहता था। लेकिन शी यहाँ पर उसे सैनिटरी पैड के बारे में बताना नहीं चाहती थी, लेकिन सॉन्ग को पता चल ही जाता है, जिससे दोनों को काफी एम्बैरस फील हो रहा था। इधर जियांग अपनी रेस खत्म करके चैन के पास आता है। वो उस वक्त रेस में था, इसलिए उसे तब चैन के बेहोश होने के बारे में पता नहीं चला और उसे अपने स्कोर को लेकर भी कोई फिक्र नहीं थी। उसे तो सिर्फ चैन की फिक्र हो रही थी। तभी वहाँ पर शी, सॉन्ग और उनकी एक क्लासमेट आती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि उनकी क्लास को सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिले हैं और उनकी क्लास चैंपियन कैटेगरी में आ चुकी है। साथ ही चैन और जियांग को उनके स्पोर्ट्स में जीतने पर प्राइज भी मिलेगा। ये जानकर वो दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थे। उनको जल्दी ही ग्राउंड पर प्राइज लेने के लिए जाना था, पर चैन को ड्रिप लगी हुई थी और डॉक्टर वहाँ पर नहीं थे, तो जियांग खुद ही उसका नीडल निकाल लेता है और सभी लोग खुशी खुशी ग्राउंड पर जाते हैं प्राइज लेने के लिए। बाकी क्लास के स्टूडेंट्स हार कर गुस्से में उनकी क्लास की इंसल्ट कर रहे थे और सबसे ज्यादा जियांग और चैन के बारे में बुरा भला कह रहे थे। तब उनकी क्लास भी मिलकर जियांग और चैन को डिफेंड करती है और बाकी क्लासेस को इंसल्ट करती है। इस मामले में चुप रहने वाली शी और हर टाइम पढ़ाई करने वाला लिटियान भी पीछे नहीं रहते। वो दोनों भी अपने क्लासमेट को डिफेंड करने के लिए खड़े थे। उसके बाद जियांग, चैन और सॉन्ग हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ पर उनके पेरेंट्स काम करते थे, क्योंकि आज चैन की मॉम लिन उन्हें लंच पर लेकर जाने वाली थी, इसलिए वो लोग वहाँ पर आए थे। कुछ देर बाद लिन उनके पास आती है, जो चैन के हाथ में नीडल का मार्क देखकर समझ जाती है कि उसकी हेल्थ खराब हो गई थी और चैन का सर्टिफिकेशन देखकर वो समझ जाती है कि उनके मना करने के बावजूद भी उसने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया था। ऊपर से उन्हें ये भी पता चल जाता है कि इंजरी के बाद भी जियांग ने भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया था। ये सब जानकर उनको काफी गुस्सा आता है। वो वहाँ से चली जाती है। चैन फिर लिन को समझा रही थी कि उसे कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसकी मॉम बिल्कुल भी शांत नहीं होती है। लिन के गुस्से से दोनों लड़के समझ चुके थे कि चैन को कोई तो हेल्थ इश्यू है। लिन कभी भी छोटी बात पर ओवर रिएक्ट नहीं करती। अगर उन्हें इतना गुस्सा आ रहा है तो जरूर चैन की हेल्थ इश्यू का मामला सीरियस है। इसलिए रात को दोनों ही अपने पेरेंट्स से चैन को क्या हेल्थ इश्यू है इस बारे में पूछते हैं, लेकिन दोनों के पेरेंट्स उन्हें खुलकर कुछ भी नहीं बताते, बस चैन की ज्यादा केयर करने को बोलते हैं और इस बारे में उसके पेरेंट्स से बात करने के लिए मना करते हैं। इधर चैन अपने सर में एक स्ट्रेच मार्क्स नोटिस करती है। ये मार्क चाइल्डहुड से उसके सर पर था, लेकिन उसे कोई भी आइडिया नहीं था कि ये मार्क उसके सर में कैसे आया। फिर चैन अपने लैपटॉप में देखती है कि उसके बहुत से क्लासमेट्स ने उसे मैसेज भेजा है। सभी उसकी हेल्थ को लेकर फिक्र कर रहे थे। सभी लोगों से इतना प्यार देखकर वो बहुत ज्यादा खुश थी। उसी टाइम जियांग भी अपने रूम से उसे आवाज लगाकर जल्दी रेस्ट करने के लिए बोलता है, क्योंकि उसे उसकी फिक्र हो रही थी। अगले दिन अब स्कूल जाने से पहले सॉन्ग चैन को बहुत सारी कैंडी देता है, ताकि जब भी उसका शुगर लेवल लो हो तो वो उन्हें खा सके। सॉन्ग उसको बहुत ही केयरफुली ट्रीट कर रहा था, लेकिन जियांग तो चैन को नॉर्मली ट्रीट करता है। चैन भी समझ चुकी थी कि उसे ऑकवर्ड फील ना हो, इसीलिए जियांग उसे नॉर्मल ट्रीट कर रहा है, पर अंदर से वो उसके लिए बहुत ज्यादा केयर करता है। उसके बाद क्लास में उनके टीचर बुक क्रॉसिंग इवेंट अनाउंस करते हैं, जिसमें उन सभी को पार्ट लेना होगा। इस इवेंट में सभी लोग अपना नाम सीक्रेट रखकर किसी एक क्लासमेट को अपनी एक फेवरेट बुक गिफ्ट करेंगे। फिर वो लोग उस बुक को पढ़कर उससे रिलेटेड 800 वर्ड्स में एक मैसेज बुक देने वाले के लिए लिखेंगे। ये सुनकर शी चैन, सॉन्ग और जियांग को टी पार्टी के लिए इन्वाइट करती है। वैसे भी उसे सॉन्ग को ट्रीट देनी थी, क्योंकि उसने ऐसे राइटिंग में उसकी हेल्प की थी, इसमें शी को प्राइज भी मिला था। उसके बाद वो लोग टी पार्टी करने के लिए बाहर जाते हैं, जहाँ पर शी सॉन्ग की फेवरेट बुक के बारे में पूछती है, क्योंकि वो उसे वही बुक देना चाहती थी। और वैसे सॉन्ग की कोई फेवरेट बुक तो नहीं थी, उसके पास जो भी बुक होती थी वो उन सभी को पढ़ लेता था। थोड़ी देर बात करने के बाद शी चैन को अपने घर पर लेकर जाती है, ताकि वो वहाँ से कोई एक बुक सिलेक्ट कर पाए।
शी का घर भी बहुत ही बड़ा था, जो देखकर चैन शॉक हो जाती है। यहाँ तक कि शी के पास एक बड़ा सा पियानो भी था, लेकिन शी के मुताबिक उसे पियानो पसंद नहीं है। उसकी मॉम को पसंद है, इसीलिए उसे पियानो सीखना पड़ रहा है। उसे दूसरा इंस्ट्रूमेंट पसंद है जिसका नाम यूकुलेले है और वो गिटार की तरह ही दिखता है, लेकिन उसकी मॉम के हिसाब से तो वो रिच लोगों के स्टैंडर्ड से मैच नहीं होता। पियानो रिच लोगों में फिट होता है, इसीलिए मजबूरी में उसे सीखना पड़ रहा है। पर एक दिन वो उस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करता हुआ दुनिया घूमना चाहती है। तभी वहाँ पर शी की हाउसमेट दोनों के लिए फ्रूट्स लेकर आती है, जिसे चैन गलती से शी की मॉम समझ लेती है। तब शी उसे बताती है कि उसकी मॉम इतना अच्छा बिहेव नहीं करेगी, उनसे मिलकर तो उसे अच्छा भी नहीं लगेगा। उसके बाद शी चैन को अपनी बुक कलेक्शन दिखाती है। उसके पास बहुत सारी बुक्स थी, जिसमें से वो चैन को अपने लिए कोई बुक सिलेक्ट करने के लिए बोलती है। साथ ही वो चैन से सॉन्ग की फेवरेट बुक के बारे में पूछती है। चैन को तो इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं था, लेकिन वो उसे प्रॉमिस करती है कि वो सॉन्ग की फेवरेट बुक के बारे में पता लगाएगी। वहीं इतनी सारी बुक देखकर चैन कंफ्यूज हो रही थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किस दोस्त को कौन सी बुक गिफ्ट करे। तब शी उसे सजेस्ट करती है कि उसे कोई ऐसी बुक सिलेक्ट करनी चाहिए जो कि उसकी लाइफ को और उसकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करे। इसीलिए घर जाने के बाद चैन अपनी मॉम से एक अच्छी बुक मांगती है। उनके पास बहुत सारी बुक्स थी, लेकिन वो सभी मेडिकल बुक्स थी, जो कि बिल्कुल भी उसकी पर्सनालिटी से मैच नहीं होती। उसे समझ नहीं आता कि वो बुक क्रॉसिंग इवेंट में अब करे तो क्या करे। अगले दिन हम जियांग और सॉन्ग को देखते हैं, जो कि स्कूल जाने के लिए चैन का वेट कर रहे थे। तभी चैन अपने घर से निकलती है और उन्हें न्यूरोसाइकोलॉजी नाम की एक बुक दिखाती है। ये बुक चैन को उसकी मॉम ने दी थी बुक क्रॉसिंग इवेंट के लिए, और कहीं ना कहीं चैन इस बुक के साथ खुद को रिलेट कर पा रही थी, इसीलिए उसने उस बुक को चूज किया था। ये बुक ह्यूमन माइंड के ऊपर लिखी गई थी, ये बताने के लिए कि कौन सा पर्सन फ्यूचर में कैसी पर्सनालिटी डेवलप करेगा। चैन और सॉन्ग को तो इस बुक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था, लेकिन जियांग इस बुक को लेकर पूरा कंफ्यूज था। इसके बाद वो लोग स्कूल आते हैं। वहीं स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स अपने अपने क्रश को अपनी फेवरेट बुक गिफ्ट कर रहे थे। सभी स्टूडेंट बहुत ज्यादा खुश थे, बस लिटियान को छोड़कर। उसे तो ये सब फजूल की चीजें लग रही थी। दूसरी तरफ क्लास में लड़कियां तो अपनी अपनी बुक में परफ्यूम स्प्रे कर रही थी, ताकि जिसको भी उनकी बुक मिले वो ओनर की स्मेल को पहचान जाए। उनकी ये हरकत देखकर शी भी अपनी बुक में परफ्यूम स्प्रे करती है, और सॉन्ग को छोड़कर जियांग, चैन और शी कलर पेपर से अपनी अपनी बुक को डेकोरेट करते हैं। फिर सब लोग लाइब्रेरी में अपनी बुक रखने के लिए जाते हैं, जहाँ पर जियांग शी को पसंद करता था, इसीलिए वो उसकी बुक उठा लेते हैं। और क्लास मॉनिटर सिंजी जियांग को लाइक करती थी, इसीलिए वो जियांग की बुक उठा लेती है। वहीं शी सॉन्ग को पसंद करती थी, इसीलिए वो सॉन्ग की बुक को ढूंढ रही थी। उसे चैन से पता चल चुका था कि सॉन्ग ने द कैचर इन द रे वाली बुक वहाँ पर रखी है, पर उसे वो बुक वहाँ पर नहीं मिलती। वहीं चैन जल्दी जल्दी में ऐसी एक बुक को उठा लेती है, लेकिन क्लासरूम में जाने के बाद उसे पता चलता है कि वो तो एंट्रेंस एग्जाम की बुक है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि सबकी बुक में से उसे ही क्यों सबसे बोरिंग बुक मिली है। फिर भी वो उस बुक की ओनर के लिए एक मैसेज लिखने का सोचती है। यहाँ पर लिटियन तो उसे ताना मार रहा था ये कहकर कि वो स्टडी में कमजोर है, इसलिए उसे तो परफेक्ट बुक मिली है। उसी टाइम शी नोटिस कर लेती है कि सिंजी को सॉन्ग वाली बुक मिली है, और उस बुक को पढ़कर वो बहुत ज्यादा स्माइल कर रही थी। ये देखकर शी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि उसकी कोई फेवरेट ड्रेस शॉप में हो, लेकिन उसके खरीदने से पहले किसी और ने उसे खरीद लिया हो। वैसे तो सिंजी जियांग को पसंद करती थी, क्लास में उसी को छुप छुप कर देखा करती थी, लेकिन शी को लग रहा था कि वो सॉन्ग को पसंद करती है। अब सॉन्ग की बुक द कैचर इन द रे जियांग ने लाइब्रेरी में क्यों रखा था, ये तो हमें आगे पता चलेगा। वहीं शी तो सॉन्ग को हर टाइम देखा करती थी, उसे पसंद करती थी, और जियांग को लगता था कि शी उसे ही छुप छुप कर देख रही है, क्योंकि जियांग सॉन्ग के साथ ही हर टाइम रहता था। अब 3 दिनों तक वो लोग जो भी बुक्स लेकर आए थे उन्हें पढ़ना था, और ओनर के लिए मैसेज लिखकर बुक वापस लाइब्रेरी में छोड़कर आनी थी। लेकिन यहाँ पर जियांग को शी की बुक डिक्शनरी के साथ भी समझ नहीं आ रही थी। वही सॉन्ग ने तो किसी की भी बुक नहीं ली थी, वो तो अपनी ही बुक पढ़ रहा था, इसलिए जियांग उसे ही शी की बुक पर एक मैसेज लिखकर लाइब्रेरी में छोड़कर आने के लिए कहता है। अगले दिन ओनर को लाइब्रेरी से अपनी अपनी बुक वापस लेनी थी, पर यहाँ पर चैन को उसकी बुक न्यूरोसाइकोलॉजी कहीं पर भी नहीं मिली, और शी को जब सॉन्ग की बुक दिखी उसमें सिंजी का मैसेज देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आया। उसे ऐसा लग रहा था कि सिंजी सॉन्ग को उसे छीन रही है। उसी टाइम चैन शी से उसकी बुक लेती है और वहाँ पर लिखा हुआ मैसेज पढ़ती है। अब बुक तो जियांग ले गया था, और मैसेज क्या लिखा है वो भी जियांग ने सॉन्ग को बताया था, लेकिन लिखा था उसको सॉन्ग ने। सॉन्ग की हैंडराइटिंग चैन पहचान लेती है, इसीलिए शी को लगा कि उसकी बुक सॉन्ग ले गया था और मैसेज भी उसके लिए लिखा है, जिससे उसे काफी अच्छा लगता है।
यहाँ तक कि वो चैन को बोलती है कि उसका ट्यूशन टीचर उसे अच्छा नहीं पढ़ाता, इसलिए उसे सॉन्ग के घर फिर से ट्यूशन पर जाना है। चैन भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन शी की स्माइल देखकर चैन भी थोड़ा थोड़ा समझ चुकी थी कि वो सॉन्ग को पसंद करती है। उसे टाइम जियांग छुप छुप कर शी को देख रहा था और उसे लगा कि शी उसका मैसेज पढ़कर स्माइल कर रही है। ओवरऑल सभी दोस्त एक दूसरे की फीलिंग को लेकर टोटली कंफ्यूज थे। अब स्कूल की बात सॉन्ग के घर ट्यूशन में जियांग शी की वही द फाउंटेन हेड बुक अपने लिए खरीद लाया था, क्योंकि वो उस बुक को इतने कम टाइम में पूरा नहीं पढ़ पाया था और उसे शी की फेवरेट बुक पूरी पढ़नी थी। लेकिन जियांग उसमें से किसी को भी उस बुक के बारे में नहीं पता था। साथ ही वो शी के लिए चिकन विंग्स भी लेकर आया था, लेकिन वो चैन खा जाती है। उसी टाइम जियांग को उससे पता चलता है कि एग्जाम के रिजल्ट को लेकर कल उनके पेरेंट्स को स्कूल में बुलाया गया है। अब इन सब में जियांग बुरी तरीके से फंसने वाला था, क्योंकि वो पूरी क्लास में लास्ट आया था। इस बार तो चैन और शी के भी काफी अच्छे मार्क्स आए थे। अगले दिन स्कूल में जियांग अपनी मॉम इफान से छुपकर भाग रहा था। इफान तो उसके नंबर को देखकर काफी एम्बैरेस फील कर रही थी और सबसे ज्यादा लीटियान की मॉम मिस लू प्राउड फील कर रही थी, क्योंकि वो सेकंड पोजीशन में आया था। यहाँ पर जियांग की लास्ट होने की वजह से टीचर इफान को क्वेश्चन कर रहे थे। उनके मुताबिक घर में बच्चे ठीक से पढ़ाई करें, इसकी जिम्मेदारी पेरेंट्स की होती है। जब इफान इस बारे में कोई भी जवाब नहीं दे पाती, तब लू अपने बेटे लीटियान की पढ़ाई को लेकर स्पीच देने लग जाती है, जिससे टीचर का ध्यान जियांग के टॉपिक से हट जाता है। इस बात को लेकर इफान लू को थैंक यू बोलती है, क्योंकि उसे जियांग के रिजल्ट को लेकर काफी एम्बैरेस्ड फील हो रहा था। अगर लू बीच में नहीं बोलती तो इफान वहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाती, पर यहाँ पर तो वो लीटियन के रिजल्ट से खुश नहीं थी, क्योंकि वो सेकंड आया था और सॉन्ग को फर्स्ट पोजीशन मिली थी। उसे तो हर टाइम लीटियन से फर्स्ट पोजीशन की उम्मीद रहती है। उसे इस बात की टेंशन है कि कहीं लीटियन किसी डिस्ट्रैक्शन में तो नहीं फंस गया। वहीं हम देखते हैं कि इंटरेस्ट टेस्ट वाली बुक असल में लीटियन की है और उसमें लिखा चैन का मैसेज पढ़कर वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। तो कहीं चैन उसके डिस्ट्रैक्शन का कारण तो नहीं है, कहीं वो चैन को पसंद तो नहीं कर रहा, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। दूसरी तरफ जियांग चैन को जबरदस्ती अपने घर पर लेकर जाता है, ताकि उसकी मॉम रिजल्ट को लेकर उसके सामने उसे डांट ना पाए, और जियांग का प्लान काम भी कर जाते हैं। फिर वो चैन से ट्यूशन लेने का बहाना करके उसे अपने रूम में लेकर जाते हैं। वहीं पर चैन को जियांग की एग्जाम कॉपी मिलती है और उसे जियांग से पता चलता है कि उसने बहुत से आंसर जानबूझकर गलत लिखे थे, ताकि शी को उससे ज्यादा मार्क्स मिले और उसकी पोजीशन उससे आगे हो। इन सब से चैन को थोड़ा शक हो गया था कि जियांग शी को पसंद करता है, पर वो इस बारे में ज्यादा नहीं सोचती। अगले दिन चैन फिर से लाइब्रेरी में अपनी बुक ढूंढ रही थी, पर उसे वो आज भी नहीं मिलती। तभी वो सिंसी के हाथ में द कैचर इन द रेड बुक नोटिस करती है। सिंसी ने भी सेम बुक वहाँ पर रखी थी, उसे तो जियांग की बुक लेनी थी, इसीलिए सेम बुक होने के बाद भी उसने जियांग की बुक उठाई। इधर जियांग शी की फेवरेट बुक समझने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे बुक की कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। फिर कुछ देर बाद चैन उसके घर पर आती है। उसे जियांग से पता चलता है कि जियांग ने बुक क्रॉस इवेंट में खुद की कोई भी बुक ऑफर नहीं की थी। वो तो सॉन्ग की द कैचर इन द आई बुक उसके कहने पर लाइब्रेरी में रखने के लिए गया था, और यहाँ सिंसी बेचारी गलत फहमी में थी कि वो बुक जियांग की है। तो वहीं चैन जियांग के घर पर शी की फेवरेट बुक द फाउंटेन हेड को नोटिस करती है। इस बात से चैन बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी कि आखिर जियांग ने वो बुक क्यों खरीदी, जबकि उसे नॉवल पढ़ना पसंद ही नहीं है। अगले दिन स्कूल में टीचर उन्हें एप्लीकेशन फॉर्म देते हैं और उनके पेरेंट्स के साइन के साथ अगले साल वो लोग आर्ट्स लेंगे या फिर साइंस ही डिसाइड करने को बोलते हैं। यहाँ पर जियांग चैन और सॉन्ग साइंस लेने वाले थे, इसीलिए शी भी साइंस लेने का डिसाइड करती है, ताकि वो फ्यूचर में उनके साथ ही सेम क्लास में रह सके। लेकिन घर आने के बाद उसकी मॉम उसे आर्ट्स लेने के लिए फोर्स करती है। वो चाहती थी कि वो फ्यूचर में उनकी तरह एक सक्सेसफुल लॉयर बने, और वो शी को अपने दोस्तों को देखकर अपनी लाइफ के डिसीजन लेने से मना करती है। बाद में अगर साइंस लेने के बाद वो फेल हो गई तो वैसे भी उनसे अलग ही हो जाएगी। यहाँ पर शी को मन तो नहीं था अपने दोस्तों से अलग होने का, लेकिन उसकी मॉम उसकी कोई भी बात नहीं सुनने वाली थी, इसलिए मजबूरी में उसे आर्ट्स लेनी पड़ती है। यहाँ तक कि उसकी मॉम उसके बर्थडे के दिन उसकी फ्रेंड को घर में पार्टी के लिए भी नहीं बुलाने देती, क्योंकि उस दिन उसका ट्यूशन था। तो इस बात से शी को काफी बुरा लगता है, लेकिन उसकी मॉम उसकी फीलिंग्स को कभी भी नहीं समझती थी। अगले दिन शी जब जियांग सॉन्ग और चैन को सिंजी के साथ देखती है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है। फिर चैन जब शी से उसके बर्थडे सेलिब्रेशन के बारे में पूछती है तो शी उसे बताती है कि ट्यूशन की वजह से वो अपना बर्थडे नहीं मनाएगी। चैन समझ चुकी थी कि वो बहुत ज्यादा दुखी है, उसका बहुत ही मन है अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने का, इसीलिए उन लोगों ने शी के लिए एक सरप्राइज प्लान कर रखा था। जब
स्कूल की क्लास खत्म होती है तो सिंजी प्रोजेक्टर में एक वीडियो प्ले करती है जहाँ पर क्लास के सभी स्टूडेंट्स शी को बर्थडे विश कर रहे थे। अब जाकर उसे समझ में आता है कि उसके दोस्त सिंजी से किस बारे में बात कर रहे थे और सभी दोस्तों से मिले बर्थडे विशेस से वो बहुत ज्यादा खुश थे। यहाँ पर आज ही उनके 10th का लास्ट क्लास था। अब अगले साल वो लोग अलग स्ट्रीम में होंगे। इसीलिए क्लास मॉनिटर सिंजी सभी से बोलती है कि भले ही वो सब अलग अलग स्ट्रीम चुनेंगे लेकिन वो सभी हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। मिडिल स्कूल की स्पेशल दोस्ती वो लोग कभी भी नहीं भूलेंगे। इसके बाद हम जियांग चेन और सॉन्ग को देखते हैं जो कि शी को उसके बर्थडे पर इंस्ट्रूमेंट और एक केक गिफ्ट करते हैं। शी को ये दोनों ही बहुत ज्यादा पसंद आता है। आज वो जियांग की भी काफी तारीफ करती है क्योंकि जियांग ने उसकी बर्थडे विश वाली वीडियो एडिट की थी और ये जियांग का ही प्लान था कि क्लास के सभी स्टूडेंट उसे बर्थडे विश करें। शी से अपनी इतनी तारीफ सुनकर उसे काफी अच्छा लगता है। फिर शी और चेन एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि भले ही उनका स्ट्रीम अलग हो लेकिन वो लाइफ टाइम तक एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड रहेंगे और उनके बीच कोई भी नहीं आएगा। घर जाने से पहले अब शी सॉन्ग और चेन को